क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आने वाले कुछ महीनों में हत्या होने वाली है? क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह भी खतरे में हैं? ये तमाम बातें मैं क्यों कहने जा रहा हूँ, बहुत ही गंभीर विषय है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ मिनटों में बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहने वाला हूँ। बात दरअसल ये है कि इन दिनों पंजाब में एक बार फिर से खालिस्तानी मूवमेंट की शुरुआत हो रही है। बात उस खालिस्तानी मूवमेंट की जिस विचारधारा के लोगों ने सन 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गोलियों से भून दिया था। इसीलिए इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है ताकि आप इस पूरी घटनाक्रम को अच्छे से समझ पाएं कि दरअसल इस वक्त हिंदुस्तान में क्या कुछ होने वाला है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। इस वक्त एक 29 साल का नौजवान जिसका नाम अमृतपाल सिंह है, पंजाब में उसने हंगामा खड़ा कर रखा है। लगातार भाषण दे रहा है, मीडिया में इंटरव्यूज दे रहा है और साफ साफ स्टेट को चुनौती दे रहा है, गृह मंत्रालय को धमकी दे रहा है। लेकिन ये लड़का ये सारी बातें क्यों कह रहा है और हजारों हजार की संख्या में लोग इसकी बातों पर अमल करने के लिए क्यों तैयार हैं? इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं और पूरी तफसील से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पूरी कहानी बताते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1823 से। तारीख की किताबों को पढ़ने के बाद यह समझ में आता है कि महाराजा रणजीत सिंह नाम के एक महाराजा थे जिनके कंट्रोल में ब्रिटिशर्स के जमाने में पूरा सिख एम्पायर हुआ करता था। लेकिन समय गुजरने के साथ उसमें बिखराव आ गया। सिख एम्पायर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, कुछ हिस्सा हिंदुस्तान में रह गया, हिंदुस्तान के भी टुकड़े हो गए और इस तरीके से सिख एम्पायर पूरी तरीके से बिखर करके रह गया। लेकिन एक बार फिर से उस सिख एम्पायर को हासिल करने की कोशिश की जा रही है और उसी के लिए ये तगोदो है, क्योंकि सिख स्क्रिप्चर में भी लिखा हुआ है राज करेगा खालिसा, और इस जुमले से लोग आज तक अपने आप को जोड़कर देख रहे हैं। यानी पंजाब के कुछ लोग पंजाब को तोड़कर एक अलग देश बनाना चाहते हैं जिसका नाम होगा खालिस्तान। तो जब अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह से सिख एम्पायर को अपने कंट्रोल में कर लिया था, यहां तक कि समय गुजरने के साथ सिख एम्पायर सिखों के हाथ से चला गया। इसके साथ ही सिख गुरुद्वारों पर भी दूसरों का कंट्रोल हो गया और इसी कंट्रोल को दोबारा से वापस पाने के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन 1920 में किया गया। यहाँ आपको बताते चलें कि शिरोमणि अकाली दल और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। शिरोमणि अकाली दल एक पॉलिटिकल रूप में आप देखते ही हैं, वो शुरू से ही पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा है। हालांकि वो एक रिलीजियस मामले में भी इन्वॉल्व रहता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो पॉलिटिकल माइलेज को गेन करने की कोशिश करता है। जबकि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उसका मेन काम होता है गुरुद्वारा के तमाम मैनेजमेंट को देखना, सिख ट्रेडिशंस को फॉलो करना और सिख कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना, उसकी हिफाजत करना। 1920 के बाद आज़ादी का दौर आ गया और आज़ादी से पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। इस दौरान शिरोमणि अकाली दल ने यह कहा था कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है और हिंदुस्तान में हिंदुओं को जगह मिली, पाकिस्तान में मुसलमानों को जगह मिली, तो सिखों को भी सिख एम्पायर वापस लेना चाहिए और हमें अपनी एक अलग लैंड मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि बंटवारे के समय में जो हिस्सा पाकिस्तान में गया उसमें करीब करीब 55% सिखों की आबादी पाकिस्तान में चली गई थी और 45% सिखों की आबादी हिंदुस्तान में रह गई थी। यानी सिख हिंदुस्तान में माइनॉरिटी में आ गए थे। अब ऐसी सूरत में उनको एक लैंड, उनकी अपनी एक अलग जगह, जिसको कह सकते हैं खालिस्तान या सिखिस्तान, कुछ भी बनाने के लिए मेजॉरिटी की ज़रूरत थी। यही कारण था कि जब पार्टीशन हुआ, बंटवारा हुआ, तो पाकिस्तान में बड़ी संख्या में सिख वहाँ से माइग्रेंट होकर के हिंदुस्तान वापस आए और यहाँ जब इनकी मेजॉरिटी होगी तब इन्होंने आवाज़ उठाने की शुरुआत कर दी और ये कहा हमें अपना एक अलग लैंड मिलना चाहिए। इसी दौरान 1956 में री स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, जिसके अंतर्गत देश की आज़ादी के बाद जितने भी स्टेट अलग अलग थे सबको यूनाइट करने की कोशिश की गई और पंजाब भी उसी कड़ी में एक था। लेकिन समस्या ये थी कि SGPC के कई बार सदस्य रह चुके मास्टर तारा सिंह ने इसी दौरान पंजाबी सूबा मूवमेंट की शुरुआत कर दी, क्योंकि उनका यह मानना था कि हिंदू धर्म का असर सिख धर्म पर पड़ रहा है और ये उसी वक्त रोका जा सकता है जब सिख धर्म के लिए अपनी खुद की कोई एक ज़मीन होगी, वरना नहीं रोका जा सकता है। और अगर आप गौर करेंगे तो फिलहाल जो 29 साल नौजवान अमृतपाल सिंह है वो भी कुछ इसी प्रकार की बातें कर रहा है। वो भी यही कह रहा है कि हमें अपनी हिफाजत करनी है, हमें अपने संस्कृति की हिफाजत करनी है, अपने धर्म की हिफाजत करनी है, अपनी आइडेंटिटी की हिफाजत करनी है, क्योंकि इन सब की हिफाजत भारत में रह करके नहीं की जा सकती। इसलिए हम अपने लिए एक अलग देश की डिमांड करते हैं और उस देश का नाम होगा खालिस्तान। बहरहाल उस वक्त पंजाबी सूबा मूवमेंट को हासिल करने के लिए मास्टर तारा सिंह ने अपने इस आंदोलन को जारी रखा। कई तरह के मूवमेंट्स की शुरुआत की, कहीं आमरण अनशन, कहीं धरना प्रदर्शन, कहीं सिविल नाफरमानी, इस तरह के कई सारे मूवमेंट जारी रखे। लेकिन समय आता है 1965 का, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होती है। इस दौरान मास्टर तारा सिंह ने अपने आंदोलनों को रोक दिया और सिख कम्युनिटी ने भारत सरकार का सपोर्ट किया,
जिसके नतीजे में उसके एक साल बाद 1966 में भारत सरकार ने तारा सिंह की बात को मान ली और उस पंजाब के इलाके को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक को पंजाब, दूसरे को हिमाचल प्रदेश और तीसरे को हरियाणा कर दिया गया। जहां तक चंडीगढ़ की बात है तो उसको अलग से यूनियन टेरेटरी बना दिया गया, क्योंकि यहां पर हिंदी बोलने वाले ज़्यादा लोग थे। इसको लेकर के सिख कम्युनिटी के लोग नाराज़ हो गए और उन्होंने चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाए जाने का सपना अपने किसी गोशे में लेकर चुपचाप खामोश हो गए। इसके बाद पहली बार पंजाब में इलेक्शन हुआ, अकाली दल को जीत मिली, अकाली दल ने सरकार बनाई, लेकिन 1972 में दोबारा के चुनाव में पंजाब में अकाली दल हार गई और वहां पर कांग्रेस जीत गई, जिसके नतीजे में कांग्रेस ने 1972 से 1977 तक सर्व किया और इस दौरान ज्ञानी ज़ैल सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे। यहां से टर्निंग पॉइंट शुरू होता है और अकाली दल के नेता 1973 में एक साथ बैठते हैं और सिख कम्युनिटी की भलाई के लिए एक हल निकालने की कोशिश करते हैं। 12 लोगों की एक कमेटी बनाई जाती है जो एक रिपोर्ट तैयार करती है, जिसे आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन का नाम दिया गया। इस रिपोर्ट में पंजाब के सभी इश्यूज को शामिल किया गया, जैसे कि पंजाब में केंद्र सरकार का अमल दखल कम हो, पंजाब का पानी पंजाब को मिलना चाहिए, चंडीगढ़ को दोबारा से पंजाब का हिस्सा होना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये रिपोर्ट तो 1973 में तैयार की गई थी, लेकिन उस समय इसकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती है। इस रिपोर्ट की चर्चा 1977 में तब होती है जब अकाली दल के सेक्रेटरी ज्ञानी अजमेर सिंह ने आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन में कुछ फेर बदल करके ताज़ा रिपोर्ट तैयार की और उसे जारी कर दिया, और ये अकाली दल के लिए संजीवनी की बूटी साबित हुई। और उसके बाद ही कांग्रेस कमजोर पड़ गई, अकाली दल मजबूत हो गया, लेकिन कांग्रेस ने इसका एक तोड़ निकाल लिया। और यहाँ एंट्री होती है जर्नैल सिंह भिंडरनवाले की। यहाँ आपको बताते चलें कि पंजाब में वैसे तो कई सारे धार्मिक संगठन हैं, लेकिन उनमें से जो एक अहम और प्रमुख धार्मिक संगठन है उसका नाम है दमदमी टकसाल। और दमदमी टकसाल कुछ इस प्रकार का धार्मिक संगठन है कि उसका बहुत ज्यादा सिख कम्युनिटी पर असर और प्रभाव है व्यापक स्तर पर, और उसी के लीडर थे जर्नैल सिंह भिंडरनवाले। बस फिर क्या था, कांग्रेस ने अकाली दल को कमजोर करने के लिए अपने फेवर में जर्नैल सिंह भिंडरनवाले को लिया और जर्नैल सिंह का कई तरीके से कांग्रेस ने सपोर्ट किया, पैसे से, उनके खिलाफ कार्रवाई ना करके, उनको खुली छूट दे करके, वगैरह वगैरह, यानी हर तरीके से सपोर्ट किया। 1978 में भिंडरनवाले का कद तब बढ़ा जब भिंडरनवाले के लोगों और निरंकारी सिखों के बीच में जबरदस्त खूनी संघर्ष हुआ और कई सारे निरंकारी सिखों की हत्या कर दी गई, उनको मार दिया गया, और इसके खिलाफ कांग्रेस की सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। आपको थोड़ा सा यहाँ रुक करके बताते चलें कि दरअसल सिख कम्युनिटी में बेसिकली 2 विचारधारा के लोग हैं और दोनों विचारधारा में इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है कि एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। एक वो लोग होते हैं जो गुरु गोविंद सिंह को 10वां और आखिरी गुरु मानते हैं, जैसे मुसलमान पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर मानते हैं, उसके बाद में नबूवत और रिसालत को ख़त्म मानते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो लोग गुरु गोविंद सिंह के बाद किसी तरह के गुरु को नहीं मानते हैं, उसी की विचारधारा रखने वाले भिंडरनवाले थे और भिंडरनवाले के समर्थक थे। जबकि इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको निरंकारी सिख कहते हैं, जो उसके आगे की गुरु परंपरा पर विश्वास रखते हैं। बस यही वैचारिक मतभेद है जो दोनों को जानी दुश्मन तक बना देता है। यहाँ तक कि 1980 में निरंकारी सिख के मुखिया गुरबचन सिंह की दिल्ली में हत्या कर दी जाती है। अगला साल 1981 जब पंजाब में भाषा के आधार पर एक सर्वे किया जाता है और ये जानने की कोशिश की जाती है कि क्या पंजाब में पंजाबी बोलने वाले ज़्यादा लोग हैं या हिंदी भाषी ज़्यादा लोग हैं। ऐसी सूरत में जर्नैल सिंह भिंडरनवाले और उनके समर्थक बड़ी संख्या में पंजाब में लोगों को मजबूर करते हैं कि वो सर्वे में पंजाबी भाषा लिखाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पंजाबी की संख्या में आ सकें। वहीं दूसरी तरफ पंजाब केसरी के एडिटर इन चीफ लाला जगत नारायण की 9 सितंबर 1981 को पंजाब में ही गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, क्योंकि वो अपने अखबार के जरिए लगातार हिंदी के समर्थन में लिखते रहे थे। अब इस तरह जब खुलेआम किलिंग्स हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, प्रोमिनेंट लोगों की हत्याएं हो रही हैं, अखबार के मालिकों की हत्याएं हो रही हैं, तब सरकार प्रेशर में आती है और प्रेशर में आने के नतीजे में भिंडरनवाले को गिरफ्तार करती है। लेकिन उस गिरफ्तारी का रिटेलिएशन इतना ज़्यादा होता है कि सरकार को मजबूरन भिंडरनवाले को छोड़ना पड़ जाता है। अगरचे भिंडरनवाले को छोड़ दिया गया, लेकिन कांग्रेस का भिंडरनवाले को केवल गिरफ्तार कर लेना, अब यहां से कांग्रेस और भिंडरनवाले के बीच में दूरियां बढ़ने की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद साल आता है 1982 और इस दौरान भिंडरनवाले और अकाली दल दोनों एक साथ हो जाते हैं, कांग्रेस अकेली पड़ जाती है और दोनों मिल करके धर्म युद्ध मोर्चा की शुरुआत करते हैं। और उसी 1982 में दिल्ली में एशियन गेम्स होने थे और उसी एशियन गेम्स का फायदा उठा करके भिंडरनवाले ये चाहते थे कि इसको इंटरनेशनल सतह पर इसको कवरेज मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग खालिस्तान के बारे में समझें और हमारी डिमांड को समझें, और इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करने लगे। और दिल्ली में आयोजित एशियन गेम्स को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी राजीव गांधी के कंधों पर रखी गई थी।
इस तरीके से पंजाब से आने वाले तमाम सिखों को शक की नज़रों से देखा जाने लगा और उनकी तलाशी ली जाने लगी। इस दौरान बहुत सारे आर्मी के ऑफिशियल्स की तलाशी भी ली गई, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा गुस्सा फैल गया, क्योंकि उनको ये लगा कि हमको हमारे ही देश में दोयम दर्जे के शहरी के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है, जिसके रिटेलिएशन में भिंडरांवाले और भिंडरांवाले के तमाम समर्थकों ने एक तरीके से हंगामा मचाना शुरू कर दिया पूरे पंजाब में। इसके बाद प्लेन हाईजैक हुआ, दो बार प्लेन हाईजैक हुआ और एक बार ऐसा हुआ कि अमृतसर से दिल्ली एक बस आ रही थी, उसको हाईजैक कर लिया गया भिंडरांवाले के लोगों के द्वारा और नतीजे में जितने भी हिंदू पैसेंजर्स थे सबको उतार कर गोली मार दी गई और इस तरीके से खुल्लम खुल्ला आतंक मचाना शुरू कर दिया गया। ये घटना थी 1983 की। तो जब पंजाब में इतनी ज्यादा हिंसक घटनाएं होने लगी, ऐसी कंडीशन में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद भिंडरांवाले को आभास हो चला था कि अब उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी। इसी वजह से भिंडरांवाले ने अपना ठिकाना बदल करके गोल्डन टेम्पल के सबसे पवित्र जगह अकाल तख्त को बना लिया था और वहीं से वो पूरा अपना मैनेजमेंट संभाल रहे थे। और भिंडरांवाले को ये यकीन था कि कुछ भी हो जाए, पुलिस या आर्मी अकाल तख्त तक आने की बिल्कुल हिम्मत नहीं करेगी। अब यहां से शुरू होती है ऑपरेशन ब्लू स्टार की कहानी। और याद रहे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार 3 जून से लेकर के 6 जून तक 1984 में किया गया था। उससे पहले 1 जून 1984 को पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया और फोन लाइंस वगैरह सबको बंद कर दिया गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक सूचना जारी की टीवी पर, जो कि पंजाब में बंद था। वो फर्जी सूचना पढ़ी गई जो प्रधानमंत्री जानबूझकर पढ़ रही थी ताकि किसी को शक ना हो। इस तरह बहुत ही चालाकी के साथ, बहुत ही खुफिया तरीके से ऑपरेशन ब्लू स्टार की तैयारी की गई। यहां तक कि तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह को इसकी सूचना तक नहीं थी। आपको बता दें कि पीसी अलेक्जेंडर की किताब माई एयर्स विद इंदिरा गांधी में लिखा हुआ है कि इंदिरा गांधी असल में ज्ञानी ज़ैल पर भरोसा नहीं करती थी। उनको ये था कि ये खबर लीक हो सकती है। इसी वजह से उन्होंने यानी तीनों सेनाओं के मुखिया को ऑपरेशन ब्लू स्टार की भनक तक नहीं लगने दी। इसी वजह से बाद में ज्ञानी ज़ैल सिंह इंदिरा गांधी से नाराज भी हुए थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान इंदिरा गांधी की यह भी एक कोशिश थी कि किसी तरह से यह खबर बाहर न जाने पाए। यही कारण था कि उन्होंने पत्रकारों पर पाबंदी लगा दी और जितने भी लोकल या इंटरनेशनल पत्रकार थे सबको वहां से निकाल बाहर किया। और इस ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिम्मा मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार को सौंपा गया। अब इस तरीके से भिंडरांवाले और इंडियन आर्मी दोनों आमने सामने थे। लेकिन भिंडरांवाले ने एक चालाकी दिखाई कि 3 तारीख को शहीदी दिवस पर आने वाले श्रद्धालुओं को गोल्डन टेम्पल में ही रोक रखा ताकि किसी तरीके से सिविलियन को ढाल बना करके वो फौज से लड़ सके। क्योंकि अगर फौज हमला करेगी भिंडरांवाले या भिंडरांवाले के समर्थकों पर, तो सबसे पहले उसको सिविलियन पर हमला करना पड़ जाएगा। और ये बात भिंडरांवाले को बहुत अच्छी तरह से पता थी कि इंडियन आर्मी सिविलियन पर हमला नहीं करेगी। यही कारण था कि उन्होंने सिविलियन को ढाल बना करके अपने आप को मजबूत पोजीशन में रखने की कोशिश की। लेकिन ये चाल नाकाम हो गई क्योंकि इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेम्पल की बिजली सप्लाई रोक दी, वाटर सप्लाई कट कर दी, फोन्स वगैरह के तमाम लाइन कट कर दिए। लेकिन उसके बावजूद भिंडरांवाले की तरफ से जबरदस्त रिटेलिएशन हुआ। इस तरह जब इंडियन आर्मी ने सिचुएशन को हाथ से निकलता देखा तो एंटी टैंक का इस्तेमाल कर दिया, जिसके नतीजे में अकाल तख्त को भारी नुकसान पहुंचा और गोल्डन टेम्पल में आग लग गई। उसके बाद भिंडरांवाले के लोग बाहर आ गए। इंडियन आर्मी और भिंडरांवाले के लोगों के दरमियान गोलियों की बौछार शुरू हो गई और आखिरकार इसका अंत हुआ और 6 जून 1984 को सुबह करीब 4 बजे इंडियन आर्मी अकाल तख्त तक पहुंचने में कामयाब हो गई। ये तो रही ऑपरेशन ब्लू स्टार की कहानी। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती है, कहानी तो यहां से शुरू होती है। क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सबको पता था कि जिस तरीके से गोल्डन टेम्पल को क्षति पहुंची है उसका भयंकर रिटेलिएशन होगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। गोल्डन टेम्पल पर हमले के बाद की तस्वीरों ने सिखों के दरमियान तूफान मचा दिया। जितने भी सिख फौजी जवान थे, आर्मी में थे, उन लोगों ने बगावत कर दी। जितने भी MP MLA सिख थे उन्होंने रिजाइन कर दिए। अगरचे भिंडरांवाले की मौत हो गई थी, लेकिन भिंडरांवाले के लोगों ने और उसके अलावा के लोगों ने गुरु ग्रंथ साहिब पर हाथ रखकर कसम खाई कि जिन लोगों ने ऐसा ऐसा किया है उनकी जान लेकर के रहेंगे या कम से कम उनकी जान लेने की कोशिश में अपनी जान दे देंगे। और उसके बाद हिट लिस्ट तैयार की गई। उस हिट लिस्ट में इंदिरा गांधी थी, ज्ञानी ज़ैल सिंह थे, इंदिरा गांधी का पूरा परिवार था और इसके अलावा बहुत सारे लोग थे। तभी इंदिरा गांधी को यह सलाह दी गई थी कि आपकी सुरक्षा में लगे जो भी सिख सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको निकाल दीजिए। तब इंदिरा गांधी ने कहा था कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि इससे गलत मैसेज जाएगा। और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। 31 अक्टूबर 1984 को सुबह इंदिरा गांधी के आवास ही पर 2 सिख गार्डों ने उनको बहुत ही करीब से गोली मारी। करीब 18 या 36 गोलियां, 2 जगह है, एक जगह 18 एक जगह 36 गोलियां उनको मारी गई। और दोपहर करीब 2 बजे दिल्ली के एम्स में इंदिरा गांधी जी को मुर्दा करार दे दिया गया।
उसके बाद ही दिल्ली में सिखों के खिलाफ नरसंहार की शुरुआत हो गई। खून का बदला खून के नारे लगने लगे और देखते ही देखते सिखों की दुकानों को जलाया जाने लगा, उनकी गाड़ियों को तोड़ा जाने लगा, यहाँ तक कि करीब 100 गुरुद्वारे जला दिए गए। महिलाओं को असॉल्ट किया गया और ख़ास बात यह थी कि पुलिस खड़ी देख रही थी और कोई भी एक्शन नहीं ले रही थी। चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब नवंबर 1984 में एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें पता चला कि कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता तो शामिल थे ही, इस नरसंहार में 13 पुलिस अधिकारी और 198 पुलिस के जवान भी शामिल थे। इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के करीब 3 महीने के बाद आम इलेक्शन होता है। इसमें कांग्रेस को भारी बहुमत मिलती है और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। इस तरह राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं और प्रधानमंत्री बनने के बाद वो कहते हैं कि पंजाब की समस्या हमारी प्राथमिकता है। राजीव गांधी 1984 में प्रधानमंत्री बने और 1985 में एक अकॉर्ड साइन किया गया जिसका नाम था राजीव लोगेवाला अकॉर्ड, जिसमें चंडीगढ़ को पंजाब को वापस देने की बात लिखी गई थी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री भजन लाल ने यह कह दिया कि अगर आप चंडीगढ़ को पंजाब को सौंप देंगे तो हरियाणा में आपकी सरकार नहीं बन पाएगी, जिसको लेकर के राजीव गांधी ने अपने कदम वापस खींच लिए और ये मामला दोबारा से वहीं लटक गया। राजीव गांधी ने अपनी बात से पलटी मारने के अलावा एक काम और भी किया कि 1986 में एक बार ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया, जिसमें फौज को तो नहीं भेजा गया, पुलिस वालों से काम चला लिया गया। और एक बार 1988 में भी ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 चलाया गया ताकि जर्नैल सिंह भिंडरवाले की विचारधारा रखने वालों को साफ किया जा सके, और उसमें कामयाबी भी मिली। और ऐसे लोग या तो भारत छोड़कर विदेश चले गए या फिर मार दिए गए या चुपचाप जिंदगी गनीमत जानकर रोजी रोटी कमाने में लग गए। और इस तरीके से 2 ऑपरेशन चलाने के बाद में ये एश्योर कर लिया गया कि बहुत सारे लोग जो खालिस्तान मूवमेंट का नारा लगाते थे या कम से कम वो भावना दिल में रखते थे, उनकी आवाज़ खामोश हो गई है। 1988 के बाद खालिस्तान मूवमेंट का नाम लेने वाला शायद कोई ना बचा था। और अब एक बार फिर पंजाब में हंगामा है क्योंकि 29 साल का एक नौजवान अमृतपाल सिंह खालिस्तान की बात कह रहा है। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले आइए आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं। 37 साल का एक लड़का था जिसका नाम था दीप सिद्धू। रमता जोगी नाम की फिल्म आपने देखी होगी, उसमें उसने अभिनय किया था। पंजाब का फिल्म एक्टर और उसके बाद फिल्मी दुनिया से इधर सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर उभर कर सामने आया। लेकिन पंजाब चुनाव से कुछ दिन पहले 15 फरवरी सन 2022 को एक रोड एक्सीडेंट में दीप सिद्धू की मौत हो जाती है। लेकिन मौत से कुछ महीने पहले उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था वारिस पंजाब दे, यानी उसके जरिए पंजाब को उसके अधिकार दिलाने की कोशिश की जाएगी। इस संगठन का लीडर अमृतपाल सिंह को फिलहाल चुन लिया गया है। और अमृतपाल 29 साल नौजवान जो इससे पहले दुबई में था, वेस्टर्न लाइफ जी रहा था, अचानक दुबई से पंजाब आता है और 29 सितंबर 2022 को जर्नैल सिंह भिंडरावाले के गांव रोडे में दस्तारबंदी की रस्म होती है। और वहां वो लड़का बिल्कुल जर्नैल सिंह भिंडरावाले के तर्ज पर कड़ा कैश कृपाल रखने की बात करता है, नशा मुक्ति की भी बात करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्शियल की बात करता है वो खालिस्तान की बात करता है। और यहीं से एक बार फिर खालिस्तान की आवाज़ गूंजने लगती है जो करीब 3 दशक हो गए थे खामोश हुए। यहाँ आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर खालिस्तान का मतलब क्या है? उनको सिखिस्तान बनाना चाहिए, पंजाबिस्तान बनाना चाहिए, खालिस्तान क्यों बना रहे? बात दरअसल ये है कि खालिस्तान के पीछे का एक लफ्ज़ जो है खालिसा, उससे जुड़ा हुआ खालिस्तान है। खालिसा का मतलब होता है, वैसे खालिस का मतलब होता है प्योर, ये अरबिक लफ्ज़ से लिया गया है जिसका मतलब होता है ओरिजिनल, जिसमें कोई मिलावट ना हो। तो इनका मानना यह है कि इनके जो 10वें गुरु थे जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने ही खालिसा पंथ की बात कही थी और 5 बातों को कहा था जिसमें कैश, कंघा, कड़ा, किरपान और कचेरा शामिल है। इस तरह गुरु गोविंद सिंह की एक पूरी कहानी है। हम इसकी तफसीर में ना जा करके आपको सिर्फ इतना बताते हैं कि इस शब्द को जो ड्राइव किया गया है उनके उसी मूवमेंट से लिया गया है जिसमें यह होगा कि सिख धर्म को प्योर तरीके से अपनाया जाएगा, उसको प्योर तरीके से फॉलो किया जाएगा, उसकी संस्कृति को प्योर रखा जाएगा, उनके लोगों को प्योर रखा जाएगा, उस ज़मीन को प्योर रखा जाएगा, यानी उसमें किसी तरह की मिक्सिंग और मिलावट नहीं होगी। यानी सिख धर्म को मजबूती दी जाएगी और सिख धर्म को अपनी पूरी आइडेंटिटी के साथ जिया जाएगा। इसका मतलब ये है, और ये तभी हो पाएगा जब एक देश होगा जिसको वो खालिस्तान कहेंगे। अब आपके मन में एक विचार आता होगा कि आखिर पंजाब अपने आप में एक अलग स्टेट है, वहाँ पर सिखों की अक्सरियत है, सिखों का मुख्यमंत्री है, सिखों को इज्जत से देखा जाता है, फ़ौज में अच्छी खासी उनकी तादाद है, उसके बावजूद भी ये खालिस्तान या सिखिस्तान बनाने की बात क्यों की जा रही है? तो बात दरअसल ये है कि जो 29 साल नौजवान अमृतपाल सिंह है, जिसको लोग सेकंड भिंडरावाले कहते हैं, उनका ये मानना है कि दरअसल भारत के संविधान में आर्टिकल 25B में, क्लॉज बी में ये बात लिखी गई है कि सिख हिंदू धर्म की एक ब्रांच है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदू धर्म अलग धर्म है, सिख धर्म अलग धर्म है,
दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है। इस बात से उनको नाराज़गी है और यही कारण है कि वो कहते हैं कि हम देश के संविधान को नहीं मानते हैं। वो साफ साफ हिंसा की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर कोई बेअदबी करेगा गुरु ग्रंथ साहब की तो हम उसका फैसला करेंगे, हम कोर्ट कचहरी नहीं जाएंगे। जिसका ताज़ा एग्जाम्पल अभी हाल ही में उस वक्त देखने को मिला जब 24 फरवरी 2023 को अजनाला पुलिस स्टेशन पर अपने एक साथी तूफान सिंह को छुड़ाने के लिए अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने धावा बोल दिया। यहाँ सबके कान खड़े हो गए क्योंकि हजारों की तादाद में लोग अजनाला पहुंच गए थे और पुलिस दबाव में आ गई और आखिरकार तूफान सिंह को छोड़ना पड़ गया। इस दौरान अमृतपाल सिंह गुरु ग्रंथ साहिब लिए हुए थे ताकि पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर सके, वरना बेअदबी का खतरा था। और गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी को सिख धर्म में बहुत बड़ी बेअदबी मानी जाती है। इसको लेकर के वो जान हथेली पर ले आते हैं। यही कारण है कि इस मामले में ना बोलने के लिए उन्होंने अमित शाह को चेतावनी दे रखी है। दरअसल अमित शाह ने यह कहा था कि वो खालिस्तान मूवमेंट को क्रश करके रख देंगे। इस पर अमृतपाल सिंह ने कहा कि उसका वही नतीजा होगा जो इससे पहले हुआ। यानी अंदाजा यह लगाया गया कि जिस तरह इंदिरा गांधी का कत्ल कर दिया गया, इसी तरह प्रधानमंत्री का भी कत्ल कर दिया जाएगा या फिर अमित शाह का कत्ल कर दिया जाएगा। क्योंकि अमृतपाल सिंह अपने इंटरव्यूज में बार बार ये बात कहते हैं कि 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट दिया है कि अगर कोई पीसफुल तरीके से खालिस्तान की बात करता है या नारा लगाता है तो ये कोई क्राइम की बात नहीं है। ऐसे में अगर अमित शाह इसको क्रश करने की बात करेंगे तो फिर उसका अंजाम भी वो देख लेंगे। ऐसे में सवाल यह है कि जब कश्मीर में इसी तरह की आज़ादी की बात की जाती है तो केंद्र सरकार उस पर चढ़ दौड़ती है और इंडियन आर्मी कश्मीर को छावनी में तब्दील कर देती है। इस तरह शर्जील इमाम की एक बार चिकन ने काट देने वाली बात कहने से उसको जेल में ठूंस दिया जाता है, जबकि वहीं अमृतपाल खुलेआम मीडिया में भाषण दे रहा है, खालिस्तान की बात कर रहा है और एक तरीके से स्टेट को चैलेंज कर रहा है। उसके बावजूद प्रधानमंत्री खामोश हैं, गृह मंत्रालय खामोश है, स्टेट की सरकार चुप बैठी हुई है। ऐसे में या तो सब लोग डरे हुए हैं या तो फिर सही समय का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, ये थी पूरी शुरू से अंत तक खालिस्तान मूवमेंट की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल पर प्लीज़ अगर आप नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के कॉम्प्रहेंसिव वीडियोस बनाकर आपको देते रहते हैं। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।